नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के केस में जांच शुरू हो गई। न्यायिक जांच आयोग, एसआईटी और फॉरेंसिक टीम्स ने उस जगह का दौरा किया जहां अतीक और अशरफ पर फायरिंग की गई थी। क्राइम सीन को आज रिक्रिएट किया गया। एक एक इंच की पैमाइश हुई। फायरिंग के एक एक एंगल को देखा गया। उस वक्त वहां कितने सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। तीनों शूटर्स ने अतीक और अशरफ पर सटीक निशाना कैसे लगाया, उनकी पोजीशन क्या थी, अतीक और अशरफ कितने कदम चले थे, शूटर्स ने कितने फीट की दूरी से फायरिंग की थी, कितनी गोलियां चली, कितनी गोलियां लगी, उनका इंपैक्ट क्या हुआ, उस वक्त पुलिस वालों ने कैसे रिएक्ट किया। छोटी छोटी डिटेल्स को, एक एक पॉइंट को नोट किया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। इस सारी कवायद से क्या हासिल हुआ? अब हत्यारों को सजा दिलाने में ये डिटेल्स कैसे काम आएंगी? इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान अतीक और अशरफ के हत्यारों ने पुलिस के सामने क्या क्या खुलासे किए, पुलिस को क्या बताया, उन्हें गन कहां से मिली, किसने दी, सुंदर भाटी गैंग से कनेक्शन कैसे हुआ, मर्डर में गोगी गैंग का रोल क्या है। इन तीनों शूटर्स ने इससे पहले भी अतीक और अशरफ की हत्या की कोशिश कब की, वो प्लान फेल क्यों हुआ। आज इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा आज की बात में। इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि अतीक की हत्या का मुद्दा कर्नाटक की चुनावी सियासत में कैसे बड़ा बना। कांग्रेस को आज जवाब देना मुश्किल क्यों हो गया। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं आज प्रयागराज में क्या हुआ। आज प्रयागराज के कॉलविंद हॉस्पिटल के बाहर एक बार फिर सुबह से ही हलचल शुरू हो गई थी। कॉलविंद हॉस्पिटल के बाहर 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। बस फर्क इतना था, अतीक और अशरफ की हत्या रात के अंधेरे में हुई और आज दिन के उजाले में एक बार फिर उसी रात के सीन को रिक्रिएट किया गया। जगह वही थी, पुलिस वाले वही थे, पुलिस की गाड़ी वही थी, लेकिन अतीक और अशरफ नकली थे, हत्यारे नकली थे, मीडिया के कैमरे और मीडिया पर्सन नकली थे, फायरिंग नकली थी, लेकिन सीन बिल्कुल रियल जैसा था। तैयारी सुबह से ही चल रही थी। दोपहर करीब 2:45 बजे फॉरेंसिक टीम के लोग कॉलविंद हॉस्पिटल पहुंचे। उनके साथ पुलिस की टीम अतीक और अशरफ के डमी को लेकर आई। दोनों को बिल्कुल उसी तरह पुलिस वालों के साथ जीप में बैठा कर लाया गया जैसे 15 अप्रैल की रात पुलिस अतीक और अशरफ को लेकर आई थी। कॉलविंद हॉस्पिटल गेट के बाहर जीप को रोका गया। वहां से अतीक और अशरफ के डमी को लेकर पुलिस वाले आगे बढ़े। कॉलविंद हॉस्पिटल के कैंपस में अतीक और अशरफ के डमी ठीक उतनी दूर तक गए, ठीक उतने ही कदम चले जितना अतीक और अशरफ चले थे। इसके बाद रिपोर्टर्स ने 15 अप्रैल की रात की तरह अतीक और अशरफ से सवाल पूछने की कोशिश की। उसी वक्त नकली हत्यारों ने ठीक उसी तरह फायरिंग शुरू की जैसी 15 अप्रैल की रात को हुई थी। ये सारा ड्रामा कई कैमरों से शूट हो रहा था। जैसी फायरिंग हुई तो अतीक और अशरफ के डमी ठीक उसी तरह जमीन पर गिरे जैसे वाकई में गोली लगने के बाद 15 अप्रैल को अतीक और उसका भाई अशरफ जमीन पर गिर गए थे। ठीक 30 सेकंड के बाद डमी शूटर्स ने ठीक उसी तरह सरेंडर किया जैसे अतीक के मर्डर के बाद लवलेश, सन्नी और अरुण मौर्य ने किया था। इस रिक्रिएशन के दौरान वो पुलिस कांस्टेबल भी मौजूद था और एक एक चीज को डिस्क्राइब कर रहा था जो उस दिन अतीक और अशरफ के साथ खड़ा था और जो शूट आउट के दौरान घायल हो गया था। कॉलविंद हॉस्पिटल में क्राइम सीन को जिस वक्त रिक्रिएट किया जा रहा था उस वक्त इंडिया टीवी के संवाददाता अभय पाराशर वहीं पर मौजूद थे। अभय ने क्या देखा, क्या समझा, ये मैं आपको सुनाता हूं। आखिरकार अतीक और अशरफ हत्याकांड में इस रिक्रिएशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इस हत्याकांड पर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि अतीक अहमद और अशरफ, ये सामने आप अस्पताल का गेट देख रहे हैं,
जो बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, इसी तरीके से पुलिस की गाड़ी भी बाहर खड़ी हुई थी। लेकिन इतना स्पेस यहां पर है कि अगर पुलिस चाहती तो गाड़ी को अतीक और अशरफ के साथ सीधा अस्पताल के अंदर बिल्कुल एंड पॉइंट तक ला सकती थी, जहां से अतीक और अशरफ को अंदर ले जाया जाता। लेकिन ऐसा ना करने की बजाय पुलिस ने अतीक और अशरफ को अस्पताल के बाहर पैदल उतारा। वहां से 5 से 7 कदम की दूरी पर इस स्पॉट पर उन्हें पैदल लाया गया, जहां पर मीडिया कर्मी बनके शूटर्स ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब के लिए यह रिक्रिएशन करवाया गया। यह पता किया गया कि आखिरकार इन लोगों ने कहां कहां पर रेकी की थी और किस तरीके से इस लोकेशन को हत्याकांड के लिए चुना गया था। असल में पुलिस का पूरा फोकस इस वक्त 2 बातों पर है। पहला, उमेश पाल के मर्डर केस में फरार आरोपियों शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम, साबिर को पकड़ना, और दूसरा अतीक और अशरफ की हत्या की साजिश का खुलासा करना, सारे सबूत इकट्ठा करना। उमेश पाल की हत्या में शामिल लोगों को पकड़ने की कोशिशों का खुलासा तो पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन अतीक और अशरफ के हत्यारों को सजा दिलाने और साजिश के तार जोड़ने की कवायद तो साफ साफ दिखाई दी। आज कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर सुबह से ही पुलिस की जबरदस्त तैनाती थी। जिस जगह पर अतीक की हत्या हुई, फॉरेंसिक टीम ने उस जगह का दौरा 2 दिन में 2 बार किया है। इससे पहले अतीक अहमद और अशरफ के मर्डर केस की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और जुडिशियल कमीशन की टीम भी कॉलविन हॉस्पिटल पहुंची। जुडिशियल कमीशन की टीम के पहुंचने से पहले ही प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा और जॉइंट सीपी आकाश कुलहरी वहां पहुंच चुके थे। जैसे जुडिशियल कमीशन की टीम कॉलविन हॉस्पिटल आई, उन्होंने पहले क्राइम स्पॉट को देखा, कुछ तस्वीरें खींची, लोकेशन की मार्किंग की, उसकी नाप जोख की, पुलिस अफसरों से घटना की पूरी जानकारी ली और उसके बाद वो चले गए। बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि अतीक और अशरफ का मर्डर दर्जनों कैमरों के सामने हुआ। इस घटना को लाइव टेलीकास्ट किया गया। दर्जनों कैमरों में फायरिंग से लेकर सरेंडर तक की पूरी तस्वीरें कैद हैं। 3 हत्यारों की फायरिंग करते हुए लाइव तस्वीरें हैं। तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। सबकी कुंडली पुलिस के पास है। इसके बाद भी सीन को रिक्रिएट करने की, इतना सारा ड्रामा करने की जरूरत क्या पड़ी? जब सारे सबूत सामने हैं, सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ कैमरे पर है, तो फिर क्राइम सीन को दोबारा शूट करने से क्या मिलेगा? असल में हमारे देश में इस तरह के किसी भी केस में जांच का एक प्रोसेस तय है, एक प्रक्रिया है और उसका पालन करना पड़ता है। जांच आयोग और एसआईटी ने वही किया। इसकी रिपोर्ट अदालत में काम आएगी। इसके साथ साथ क्राइम सीन रिक्रिएट करने से यह समझ में आ जाता है कि उस वक्त क्या हुआ होगा। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में कोई लापरवाही तो नहीं थी? क्या पुलिस वालों के पास इतना वक्त था कि हत्यारों को रोक सकते थे? क्या पुलिस की तरफ से कोई चूक हुई? और सबसे बड़ी बात यह कि हत्यारों ने पूछताछ में जो बताया, उसको मौके पर जाकर क्रॉस चेक किया जाता है कि हत्यारे जो कह रहे हैं वो वाकई में मुमकिन था या नहीं, वो हुआ या नहीं। इसलिए क्राइम सीन क्रिएट करने से जांच में बहुत ज्यादा मदद तो नहीं मिलती, लेकिन अदालत में केस को साबित करने के लिए इसकी रिपोर्ट काम आती है। इसलिए यह जरूरी होता है। अतीक और अशरफ की हत्या कैमरों के सामने हुई। किसने की, किस हथियार से की, ये सबको पता है। लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि वो इन सवालों के जवाब खोजे कि हत्या के पीछे मकसद क्या था, हत्यारों की अतीक से क्या दुश्मनी थी, अतीक की हत्या से उन्हें क्या फायदा हुआ, या फिर वो सिर्फ मोहरे हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, उनके पीछे कोई और है। अगर ये सही है तो फिर अतीक और अशरफ की सुपारी देने वाला कौन है? अब पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में पूरी ताकत लगाए हुए है। हत्यारों से पूछताछ में कुछ खुलासे किए गए हैं। अतीक और अशरफ के शूटर से 24 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। शूटर सनी सिंह ने एसआईटी के इंटरोगेशन में बताया कि तीनों शूटर्स के पास जो विदेशी हथियार थे, जो फॉरेन मेड पिस्टल थी, वो उन्हें दिल्ली के जितेंद्र गोगी गैंग से मिले थे। पुलिस के लिए इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गोगी गैंग चलाने वाले जितेंद्र गोगी की हत्या कोर्ट में पेशी के दौरान 1.5 साल पहले हो चुकी है। इसलिए पुलिस ने सनी से पूछा, जब गोगी मारा जा चुका है तो फिर हथियार कहां से आए? इस पर सनी ने बताया कि गोगी के गुंडे
उसका गैंग अभी भी पूरी तरह एक्टिव है, कई राज्यों में फैला हुआ है। कई शहरों में गोगी गैंग के लिए काम करने वाले गुंडे कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरे गैंग से लिए काम करते हैं। सनी ने बताया कि कानपुर का बाबर भी गोगी गैंग से जुड़ा था और बाबर के जरिए ही ये लोग गोगी गैंग के कॉन्टैक्ट में आए। अतीक के हत्यारों ने पूछताछ में यह बताया कि गोगी गैंग इन तीनों से दिल्ली एनसीआर में कोई बड़ी वारदात कराना चाहता था, इसीलिए उन्हें इतने महंगे विदेशी हथियार दिए। लेकिन सितंबर 2021 में जितेंद्र गोगी, जिसका पूरा नाम था, जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में हत्या हो गई, जिसके बाद से वह हथियार इन शूटर्स के पास है। इससे पहले सनी सिंह की सुंदर भाटी गैंग से कनेक्शन की बात भी सामने आई थी। सनी सिंह ने कबूल किया है कि वो हमीरपुर जेल में सुंदर भाटी के संपर्क में आया था। असल में शूटर्स पुलिस को जो कुछ बता रहे हैं, पुलिस उसे क्रॉस चेक कर रही है, वेरीफाई कर रही है, क्योंकि पुलिस को अभी भी लगता है कि ये शूटर्स पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस बार बार पूछती है, तीनों ने अतीक अहमद और अशरफ का कत्ल करके क्या हासिल किया, क्या मिल गया, इस हत्या के पीछे मकसद क्या था? इस पर तीनों शूटर्स बार बार यही कह रहे हैं कि फेमस होने के लिए उन्होंने अतीक अहमद को मारा। जानकारों का दावा है कि शूटर सनी से पूछा गया कि उसका हैंडलर कौन है, वो किसका ऑर्डर मानता है, उसका आका कौन है जिसने अतीक की हत्या का आदेश दिया। इस पर सनी ने बार बार यही कहा कि वो किसी को अपना आका नहीं मानता, वो खुद एक डॉन है। अतीक के दूसरे शूटर लवलेश तिवारी ने बात को और घुमा दिया। उसने कहा वो कट्टर हिंदूवादी है, उसे लगा अतीक का मर्डर करने से वो पॉपुलर हो जाएगा, लॉरेंस बिश्नोई की तरह जेल में बैठकर गैंग चलाएगा। पुलिस ने जब शूटर अरुण मौर्य से पूछा कि जिगाना जैसी महंगी पिस्टल उसे कहां से मिली, तो उसने कहा कि वो नहीं जानता ये इतनी महंगी पिस्टल है, उसे बस ये मालूम है कि इस पिस्टल से गोली चली तो सामने वाला बचेगा नहीं। एसआईटी की पूछताछ में इन शूटर्स ने यह भी बताया कि ये तीनों 12 अप्रैल को लखनऊ से प्रयागराज पहुंचे थे, जिसके बाद वो 13 अप्रैल को ही अतीक और अशरफ पर कोर्ट में पेशी के वक्त हमला करना चाहते थे। उस दिन वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन सुरक्षा इंतजामात बहुत सख्त थे, इसलिए वो मकसद में कामयाब नहीं हुए। इसके 2 दिन बाद उन्हें फिर मौका मिला और 15 अप्रैल को तीनों ने अतीक को मौत के घाट उतार दिया। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने बताया कि पुलिस का फोकस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वाले एंगल पर भी है, इसीलिए इन शूटर से इसी बात को ध्यान में रखकर सवाल पूछे जा रहे हैं। शूटर्स ने पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। एक शूटर ने पुलिस को यह बताया है कि दिल्ली का जितेंद्र गोगी जो गैंगस्टर है, उसके गुर्गों ने ये हथियार उसे सप्लाई किए थे और लॉरेंस बिश्नोई की तरह ये बड़े गैंगस्टर बनना चाहते थे, माफिया के तौर पर बड़ा नाम कमाना चाहते थे। और इसी वजह से पुलिस को ये लगता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हो सकती है, जिसमें किसी गैंगस्टर ने इस बात का फायदा उठाते हुए इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हो कि ये नशे के आदी हैं और इस तरीके से गोली चलाकर ये अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा माफिया बनना चाहते हैं। साथ ही ये भी बात निकलकर सामने आई है कि कानपुर का एक बाबर नाम का गैंगस्टर जो जितेंद्र गोगी से जुड़ा हुआ था, उससे भी इन्हें हथियार मिलने थे और बाकायदा पूरी रेकी करके इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस के कई सीनियर ऑफिसर्स का मानना है कि अभी किसी भी एंगल को, किसी भी थ्योरी को रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तो यही लगता है कि इन शूटर्स के पीछे किसी का दिमाग हो सकता है और यही पता लगाना एसआईटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी हम जब तक चीज़ें साफ न हो जाएं, हम ये नहीं कह सकते कि ये सिरफिरों की ही करतूत नहीं है। हम मतलब एक कहते हैं ना, पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते कि सिरफिरों करतूत थे। और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही कि वो किस जितेंद्र गोगी के गैंग से रुक रहा, तो हो सकता है, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। बट दूसरी तरफ हम ये भी नहीं कह सकते कि इसके पीछे किसी का दिमाग नहीं है। तो यही एसआईटी का सब्जेक्ट है, वरना तो सट एंड क्लोज केस है। 2 आदमी, 3 शूटर, जिगाना पिस्टल, फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा कर देगा, पोस्टमार्टम हो ही गया, मृत्यु का कारण गोली लगना, चार्जशीट लगे। अगर कोई ये मतलब इस तरह का इतना हाई लेवल केस ना होता तो अब तक तो इंटर पास दरोगा जी इसमें चार्जशीट लगा देते। अब तो इसमें एडीजी स्तर के अधिकारी एसआईटी में, वो ऐसे अधिकारी हैं जिनको 7 साल 8 साल का सीबीआई का अनुभव है। तो जाहिर सी बात है कि
ये जो टीमें बनी हैं ये शायद इसीलिए बनी हैं कि ये पीछे क्या है, पर्दे के पीछे जो दिखाई, व्हाट इज बिटवीन द लाइंस क्या है, उसको पढ़ें। अतीक और अशरफ के 3 शूटर्स में से एक अरुण मौर्य को लेकर आज सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई। आज पता यह लगा कि अरुण मौर्य एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था जिसका एडमिन एनकाउंटर में मारे गए अतीक अहमद का बेटा असद था। असद ने शेर अतीक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें अतीक अहमद के रसूख के किस्से, कहानियां और वीडियो डाले जाते थे। अरुण मौर्य असद के कांटेक्ट में था या नहीं ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यह बात सामने आई है कि वो असद के व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर जरूर था। हालांकि बाद में अरुण मौर्य ने इस व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया था और वो दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बन गया। इस दूसरे ग्रुप का नाम था गैंग 90। बताया जा रहा है कि गैंग 90 का नाम बांदा के आरटीओ रजिस्ट्रेशन नंबर यूपी 90 के आधार पर रखा गया था। अतीक के शूटर्स का कहना है कि वो तीनों गैंग 90 के मेंबर थे। इसी ग्रुप के जरिए अरुण, लवलेश और सनी की पहचान हुई, एक दूसरे से जानकारी हुई। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक तो यह कहा जा रहा था कि इन शूटर्स का अतीक अहमद से कोई लेना देना नहीं था, वो उसे जानते भी नहीं थे। लेकिन अगर अरुण मौर्य उस व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था जिसका एडमिन असद था, तो इसका मतलब साफ है कि वो अतीक अहमद को पहले से जानता था। अब पुलिस पूछताछ में मिली इस जानकारी को वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है। यह समझने की कोशिश की जा रही है कि अगर अरुण असद के ग्रुप का मेंबर था तो उसे ग्रुप से असद ने हटाया था या फिर अरुण ने खुद उस ग्रुप को छोड़ा था, और क्या इसके पीछे कोई लड़ाई झगड़ा या कोई रंजिश थी। यूपी पुलिस इस वक्त अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे का सच तलाश रही है। इसके अलावा वो उमेश पाल मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है जिसमें अतीक अहमद का बेटा असद आरोपी था। आज असद और अतीक अहमद के वकील सौलत हनीफ का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है जिसमें सौलत हनीफ ने असद को उमेश पाल की तस्वीरें भेजी हैं। गौर करने वाली बात यह कि असद को ये तस्वीरें उमेश पाल की हत्या से ठीक 5 दिन पहले भेजी गई थी। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई। उससे पहले 19 अप्रैल को हनीफ ने उमेश पाल की तस्वीरें असद को व्हाट्सएप पर भेजी थी। सवाल यह है कि उमेश पाल के मर्डर से 5 दिन पहले ये तस्वीरें असद को क्यों भेजी गई। सौलत हनीफ अतीक अहमद का पुराना आदमी है। जब उमेश पाल की किडनैपिंग हुई थी तो उसने उमेश पाल के एक बयान को लेकर जो उसने लिख कर दिया था और कहा था कि कोर्ट में यही बयान देना। उमेश पाल की किडनैपिंग के मामले में उसे उम्र कैद की सजा भी हुई है। यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन का कहना है कि यह व्हाट्सएप चैट उमेश पाल मर्डर का एक अहम सबूत साबित हो सकता है। इसकी जांच करने से मालूम पड़ेगा कि उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग में कौन कौन शामिल था। उसने 19 फरवरी को घटनाक्रम से 5 दिन पहले उमेश पाल इत्यादि के सब फोटो व्हाट्सएप किए थे असद को। इसके पीछे मकसद क्या था ये तो खैर सौलत हनीफ ही बता पाएगा, पर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वकील होने के बावजूद उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। गैंग के मेंबर की तरह, सक्रिय सदस्य की तरह कार्य कर रहा था। कुछ डिटेल्स जो है वो उपलब्ध करा रहा होगा। असद ने कुछ सूचनाएं मांगी होंगी, उसी दृष्टिकोण से उसने ये सूचनाएं दी होंगी। ये भी एक तफ्तीश का एंगल होना चाहिए जिससे कि सौलत हनीफ और उसके अन्य साथियों का भी इस घटनाक्रम में क्या रोल है वो सामने आ सके। पुलिस में हमारे सूत्र बताते हैं कि अतीक की हत्या करने वाले तीनों शूटर्स रटा-रटाया जवाब दे रहे हैं। इससे इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अतीक की हत्या का मकसद क्या था या इस हत्या से इन हत्यारों को क्या हासिल हुआ। उनकी अतीक से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है। तीनों का कोई लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास नहीं है जिसके जरिए पुलिस उसके बारे में कुछ पता लगा सके। इसलिए पुलिस के सामने इस सवाल का जवाब खोजना बड़ी चुनौती है कि अतीक और अशरफ की हत्या
इन शूटर्स ने क्यों की, इस हत्या से उन्हें क्या फायदा हुआ। हालांकि अतीक की हत्या के केस में शूटर्स को कोई फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इससे पुलिस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अतीक और अशरफ जिंदा रहते तो काले कारनामे करने वाले कई सफेद चेहरों का चेहरा उजागर होता, क्राइम के पूरे सिंडिकेट का खुलासा होता। अतीक ने अपने अपने धंधों में किन किन लोगों की काली कमाई लगाई थी ये पता चल जाता, लेकिन नहीं, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद ये सारे राज उनके साथ दफन हो गए। एक बात और सामने आई, अतीक प्रयागराज का था, अतीक का गैंग यूपी में एक्टिव था, लेकिन अतीक की मौत के बाद अब कर्नाटक के चुनाव में अतीक के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। कर्नाटक में अतीक के नाम पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है। असल में हुआ यह कि कांग्रेस ने कर्नाटक के इलेक्शन में स्टार कैंपेनर्स की जो लिस्ट जारी की है उसमें राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का नाम भी है। और इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बार पब्लिक मीटिंग में, सार्वजनिक समारोह में अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़े थे। इसीलिए जैसे ही कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को स्टार कैंपेनर बनाया तो बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया, कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ। कर्नाटक में बीजेपी की बड़ी नेता शोभा करंदलाजे ने कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी तो अतीक अहमद को अपना गुरु मानते हैं। कांग्रेस ने उन्हें प्रचार के लिए कर्नाटक आमंत्रित किया है। अब कर्नाटक की जनता समझ गई है कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो कैसे लोगों का राज होगा। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर के साथ थे, गैंगस्टर का फ्रेंड है, गैंगस्टर आतिक अहमद, अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे, भाई बोलते थे। ऐसा इमरान प्रतापगढ़िया कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र का राज्यसभा का एमपी बनके राज्यसभा में आए। कर्नाटक में हिंदू विरोधी भाषण किया। आतिक अहमद के साथ इसका रिश्ता था, वो भोजन में बुला रहा था, उसके ऊपर शायरी लिख रहा था एंड इसका मंच पे शायरी का प्रोग्राम में आतिक अहमद आते थे एंड बैठते थे, उसके ऊपर वो शायरी गाते थे। ऐसा इमरान प्रतापगढ़िया को कर्नाटक इलेक्शन का स्टार कैंपेन का लिस्ट में कांग्रेस रखा है। ये कांग्रेस का हाथ अपराधियों का साथ है, कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ है। शोभा करंदलाजे इमरान प्रतापगढ़ी के जिस बयान की बात कर रही हैं, उनकी जिस शायरी की बात कर रही हैं, वो भी आपको सुनवा देता हूं। असल में कुछ साल पहले अतीक अहमद ने प्रयागराज में एक मुशायरे का आयोजन किया था। बात शायद 2013 की है। इस मुशायरे में इमरान प्रतापगढ़ी को भी बुलाया गया था। मंच पर अतीक अहमद थे, उसके लोग थे, सामने अतीक के सैकड़ों सपोर्टर थे। इसी मुशायरे में इमरान प्रतापगढ़ी ने अतीक अहमद की शान में कसीदे पढ़े थे। यहां तक कहा था कि सुन लो इलाहाबाद वालों, सदियों तक कोई और अतीक अहमद नहीं होगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं, ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा। तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों, बात मेरी याद रखना तुम, कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। कई सदियों तलक कोई अतीक अहमद नहीं होगा।
कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होता। जब इमरान प्रतापगढ़ी का ये वीडियो सामने आया तो बीजेपी के नेताओं ने इसे इशू बनाया। सुधांशु त्रिवेदी ने इसी शायरी को लेकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। एक ऐसे व्यक्ति को भी उन्होंने स्टार प्रचारक बनाया है, इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद के शान में कसीदे पढ़े, जिन्होंने एक शायरी लिखी उसके बारे में कि कभी शायद कभी किसी का ऐसा कोई कद नहीं होगा, कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आप मोहब्बत की दुकान सजाने की बात कर रहे थे, ये कौन से जहर बुझे सामान हैं जिनके द्वारा आप मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं और आपकी पार्टी का एक सभासद जाके अतीक अहमद को शहीद और भारत रत्न देने की बात कर रहा है। अब ये बात बहुत साफ हो गई है कि प्रजातंत्र का आवरण ओढ़कर प्रजातंत्र में राजतंत्र चलाने वाले जो परिवार है, उसके जो बरखुरदार हैं, उनके जितने भी झंडा बरदार हैं, जितने भी फरमा बरदार हैं, जितने भी किरदार हैं, उन सब से देश को बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। अगर ऐसे ही राह पर चलते रहे जनाब, तो आपके खानदान में कोई सियासी वलीअहद नहीं होगा। ये सही है कि इमरान प्रतापगढ़ी का वीडियो पुराना है, कई साल पुराना है, लेकिन इस वक्त अतीक अहमद का मुद्दा गर्म है। पूरे देश में इसकी चर्चा है। कर्नाटक में चुनाव है, बीजेपी को मौका मिला, इसे इशू बना दिया। चूंकि इमरान प्रतापगढ़ी कर्नाटक में कांग्रेस के स्टार कैंपेनर हैं, इसलिए कर्नाटक में उनसे जवाब मांगे गए। मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा ने इमरान प्रतापगढ़ी से इस मामले में उनका पक्ष जानने की कोशिश की थी। सौरभ ने पूछा था, क्या वो वाकई में अतीक को अपना गुरु मानते हैं? क्या वाकई में वो अतीक को इतना महान मानते हैं कि उनके जैसा सदियों में तक कोई नहीं होगा? इस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा था कि ये उस वक्त की बात है जब वो शायर थे, शायरी करते थे। कोई भी शायर मंच पर बैठे चीफ गेस्ट की इसी अंदाज में तारीफ करता है, वही उन्होंने किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक मंच पर मुलाकात हो गई थी और ये बड़ी सामान्य बात है, कवि सम्मेलन के मंचों पे मुख्य अतिथि से आपकी मुलाकात होती है और हर कवि जो है, जो मंच पे जो मुख्य अतिथि होता है उसके लिए 2 शब्द बोलता है। ये एक अलग चीज़ है, वो मंचीय दुनिया थी। बाकी राजनीति का अपराधीकरण एक अलग विषय है, उस पर बहुत लंबी बातचीत की जा सकती है। तो एक बड़ा सामान्य सी बात नहीं, आपने फिर आगे इसमें ये भी कहा है कि मैं कभी कभी सिविल लाइन में कॉफी हाउस में खड़ा होता हूं तो ये महसूस होता है कि यहाँ से मैं कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक शख्स है जो सब संभाल लेगा। बहुत सारे चुटकुले सुनाता है इंसान, बहुत सारे तात्कालिक बातें करता है, वो मंचीयता है। वो मंच पे अपनी कविता सुनाने से पहले माहौल बनाने का एक तरीका है, सामान्य सी बात है। अदरवाइज हर कवि करता है। अतीक अहमद से आपका कोई कनेक्शन नहीं था, कभी कोई मतलब आपका राब्ता नहीं रहा? नहीं, मैं जहां इलाहाबाद में रहा हूं, इलाहाबाद से मैंने पढ़ाई की है। फूलपुर से सांसद थे वो, उसी इलाहाबाद में 5 बार विधायक थे वो। तो आपका मिलना जुलना रहा है उनसे? हर राजनेता से मिलना जुलना होता है। मैं राजा भैया के कॉलेज का पढ़ा हूं, बगल में धनंजय सिंह जी हैं और आगे बढ़ेंगे तो सारे बाहुबलियों, सारे पूर्वांचल तो बाहुबलियों का गढ़ है, आप कहां भाग सकते हैं। हर मंच पे कोई ना कोई मिलता है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर इमरान प्रतापगढ़ी का बचाव किया। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरोप का जवाब आरोप से दिया। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद की पार्टी यूपी में थी, लेकिन अतीक अहमद ने यूपी की सरकार के पक्ष में वोट नहीं दिया था। फिर गौरव वल्लभ ने यूपी के मंत्री नंदगोपाल नंदी के साथ अतीक अहमद की पुरानी तस्वीर दिखाई। कहा कि बीजेपी बताए ये रिश्ता क्या कहलाता था। What you said, Shobhaji, I will share 2 photographs with all of you. Please read this. In 2008, when there was a no confidence motion against the UPA, the same person, Atiq, was not voting in favor of UPA. His party was voting in favor of UPA.
but Atik was favoring BJP. शोभा जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? Then also शोभा जी, I will show you one photo, and you have to answer this photograph, शोभा जी, before going out from Bangalore or Karnataka. Whose photo is with Atik? He is the Nand Gopal Gupta Urf Nandi. Who is he? He is the current cabinet minister of BJP Uttar Pradesh. What is this relationship, Shobha ji? ये क्या बात हो रही है? ये हंस क्यों रहे? See the laugh. What is your relationship, Shobha ji? I know you can't open your mouth whenever there is a question on the pride of Kannadigas. But you raised a question, I am responding to you. ये क्या है? ये वक्त वक्त की बात है। एक वक्त वो था जब समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनके नेता चुनाव में अतीक अहमद को पॉलिटिकल सपोर्ट देते थे और बदले में प्रयागराज के इलाके में अतीक से सपोर्ट लेते थे। लेकिन आज वक्त बदल गया है। अतीक मारा गया, उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल गया, अब उसका नाम किसी के काम का नहीं। इसलिए यही पार्टियां अतीक का नाम लेने से भी बच रही हैं। सब अतीक के नाम से दूरी बना रहे हैं। ये बदलाव अच्छा है। बस जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक दलों का इस तरह का रवैया सिर्फ अतीक अहमद के लिए नहीं, सभी अपराधियों के लिए होना चाहिए। कर्नाटक में अतीक अहमद का नाम इसलिए आया क्योंकि वहां चुनाव है। आज नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था। अब सारी पार्टियां कैंपेन में ताकत लगाएंगी। बीजेपी के सबसे बड़े कैंपेनर नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए बीजेपी के सारे नेता मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कर्नाटक सरकार के साथ साथ मोदी सरकार की योजनाओं को भी जनता के सामने जता रहे हैं। इसीलिए अब कांग्रेस के नेताओं ने मोदी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कल जेपी नड्डा ने एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि नरेंद्र मोदी जिस तरह देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से गरीबों का राशन, पढ़ाई लिखाई और दवाई मुफ्त में इंतजाम कर रहे हैं, उसके बाद तो मोदी की पूजा करनी चाहिए। जेपी नड्डा ने कहा कि कर्नाटक के लोगों को भी प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद मिलता रहे, इसके लिए बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। बस इसी बात को कांग्रेस के नेताओं ने भगवान का अपमान बता दिया। कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि जेपी नड्डा ने मोदी की तुलना भगवान से की है, ये भगवान का अपमान है और कर्नाटक के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि मोदी कोई भगवान नहीं है, कि कर्नाटक के लोगों को मोदी के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। मोदी लोगों के टैक्स से ही राशन बांट रहे हैं, ये न कोई आशीर्वाद है न एहसान। Central government is collecting in the form of tax to the tune of rupees 4,50,000 rupees. How much we are getting back? 50,000 rupees. I mean 50,000 crores. 13,000 in our share and 37,000 in our share and 13,000 in the central assistance. Only 50,000 crores we are getting back. But we are giving as tax 4,50,000 crores. What is that Mr. Modi has done to Karnataka? He has caused injustice to Karnataka. Yes, all along he has neglected Karnataka. What happened in 15th Finance Commission? Mr. Nadda unnecessarily misleading the people. सिद्धरामैया को जवाब दिया केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने। प्रहलाद जोशी ने कहा कि बीजेपी मोदी को भगवान नहीं कह रही, बल्कि लोग मोदी को भगवान के रूप में देखते हैं। कांग्रेस ने जब जब मोदी पर आरोप लगाए हैं, उसका जवाब जनता ने दिया है और इस बार भी ऐसा ही होगा। हम भी मोदी जी को लोग भगवान के स्वरूप में देखते हैं, तो हम नहीं कह रहे मोदी जी भगवान है, लोग उनके भगवान के रूप में देखते हैं। और जो कुछ भी उन लोगों ने बात किया है मोदी जी के खिलाफ,
2014 में, 2019 में, 2018 में, उसके लिए लोग उनको एकदम बी-फिटिंग रिप्लाई दिया है और आगे भी ऐसा रिप्लाई होगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे से लड़ने में मशगूल है, लेकिन जेडीएस इस बार उन्हीं सीटों पर पूरी तरह से फोकस कर रही है जिन सीटों पर उसकी स्थिति मजबूत है। हासन असेंबली सीट देवेगौड़ा परिवार की परंपरागत सीट है, लेकिन पिछली बार इस सीट पर जेडीएस का उम्मीदवार हार गया था। इसलिए इस बार इस सीट पर देवेगौड़ा और उनके बेटे कुमारस्वामी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। आज नॉमिनेशन के आखिरी दिन एचडी कुमारस्वामी और एचडी देवेगौड़ा ने हासन में एक बड़ा रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया। इस बार हासन सीट से एचपी स्वरूप को मैदान में उतारा गया है। मैं आपको बता दूं कि उम्मीदवारों को लेकर हासन में देवेगौड़ा के परिवार में झगड़ा हो गया। देवेगौड़ा के बड़े बेटे एचडी रेवन्ना ने हासन सीट से अपनी वाइफ को उतारने का ऐलान किया, लेकिन कुमारस्वामी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कुमारस्वामी ने कहा, जो हुआ सो हुआ, अब परिवार एक है, जो गलती पिछली बार हुई थी इस बार नहीं होगी। जेडीएस के कार्यकर्ता इस बार पिछली हार का जवाब विपक्षी पार्टी को जरूर देंगे। Today's our candidate nomination filing time, Hasana voters, they have clearly given the message that already Hasan candidate from Janata Dal won the election. People blessing her with Swarup. Hasan assembly segment is stronghold of JDS. Last time, because of our some small mistake in our organization only, we lost the election. But this time that will not going to take place. We will win the election with comfortable majority. JDS Karyakartas are very strong. Today they have given the clear message that here is the JDS in Hasan. We are going to replace the opposition candidate who have lightly taken our party workers and leaders. For that they have given him the reply. All are unitedly working to win this election. कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन देवेगौड़ा चाहते हैं कि कर्नाटक में हंग असेंबली हो। जेडीएस को इतनी सीटें मिल जाएं जिससे वो किंग मेकर की भूमिका में रहे। पिछले इलेक्शन में यही हुआ था। पिछले चुनाव में हंग असेंबली थी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए। 6 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी कुमारस्वामी कांग्रेस के सपोर्ट से चीफ मिनिस्टर बने और 14 महीनों में कई बार हुए। वो कहते थे वो मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। कुछ दिन बाद जेडीएस और कांग्रेस दोनों पार्टियां टूट गई। इनके विधायकों ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया और बीजेपी की सरकार बन गई। येदियुरप्पा फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन चुनाव से 1 साल पहले बीजेपी ने येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को चीफ मिनिस्टर बना दिया। कुल मिलाकर 5 साल में कर्नाटक ने 4 सरकारें देखी। देवेगौड़ा को लगता है अगर इस बार भी हंग असेंबली बनती है तो कुमारस्वामी एक बार फिर चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 5 साल में कमजोर सरकार के कारण कर्नाटक का विकास रुका। इससे कर्नाटक के लोगों ने सबक जरूर सीखा होगा और इस बार कर्नाटक में एक मजबूत और स्थिर सरकार के पक्ष में लोग वोट करेंगे। जहां तक कैंपेन का सवाल है तो बीजेपी ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। अमित शाह और जेपी नड्डा की रैलियां हो चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस का कैंपेन अभी टेक ऑफ नहीं कर पाया है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार कैंपेनर हैं, लेकिन वो फिलहाल कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझे हुए हैं। आज ही राहुल गांधी को सूरत की सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की पिटीशन खारिज कर दी। राहुल गांधी ने मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के उस फैसले को रद्द करने की अपील की थी जिसमें राहुल को मानहानि के केस में, डेफेमेशन के केस में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन सेशन कोर्ट ने यह कहकर राहुल की अपील खारिज कर दी कि सजा पर रोक लगाने का अधिकार, इसका इस्तेमाल
बहुत सावधानी से होना चाहिए। सेशन कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने की अपनी पिटीशन में ऐसे सॉलिड तर्क नहीं दिए हैं जिनके आधार पर उनकी अपील मंजूर की जा सके। हालांकि राहुल गांधी को जेल नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है, लेकिन जैसे ही सेशन कोर्ट का फैसला हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में अपील खारिज करने के जो कारण बताए हैं वो कानून की नजर में गलत है। कांग्रेस के नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कानूनी लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी और सियासी जंग राजनीति के मैदान में जारी रहेगी। इस तरह के फैसलों से राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहेंगे। जो कारण दिए गए हैं इस निर्णय में वो बिल्कुल संदिग्ध हैं, गलत हैं, कानूनी रूप से मैं कह रहा हूं। और जो बार बार ओबीसी के विषय में टिप्पणियां की जा रही हैं, उनका उल्टा असर अब हो रहा है। सभी लोग समझते हैं कि ओबीसी समुदाय के लोगों ने ये समझ लिया है कि मोदी जी और सत्तारूढ़ बीजेपी किस प्रकार से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके नाम को भुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। दो वर्ष का मैक्सिमम दंड देना जो कभी सुना नहीं गया, कभी हुआ नहीं मानहानि के क्षेत्र में। कन्विक्शन ही नहीं होता है क्रिमिनल, लेकिन अगर होता है तो 3 या 5 महीने से ज़्यादा कभी सुना नहीं गया, उसको सेशंस कोर्ट द्वारा सही मानना बिल्कुल गलत है। इससे अगर कोई भी समझता है कि राहुल गांधी की आवाज़ रुकेगी, झुकेगी, साइलेंट होगी, तो वो न राहुल गांधी को जानते हैं न कांग्रेस को समझते हैं। लेकिन संबित पात्रा ने सूरत के सेशन कोर्ट के फैसले को कानून की जीत बताया। संबित पात्रा ने बीजेपी की तरफ से कहा कि जब ट्रायल कोर्ट का फैसला आया था, उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने कोर्ट के फैसले को डेथ ऑफ डेमोक्रेसी बताया था। लेकिन आज फिर साबित हो गया कि कांग्रेस के नेता परिवार की चापलूसी में किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमें याद है जब ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया था तो राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस के लोग और एक इकोसिस्टम जो कांग्रेस के साथ रहती है, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि ये ट्रायल कोर्ट में कुछ गड़बड़ी थी। ये ट्रायल कोर्ट के जज और ट्रायल कोर्ट का पूरा जो सिस्टम था, कहीं ना कहीं वो बायस्ड था। उन्होंने पक्षपात किया और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने फंसाने की कोशिश की। राहुल गांधी का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था। क्या हो गया अगर उसने ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया? क्या हो गया अगर पिछड़े वर्ग को उसने चोर कह दिया? तो ये इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था, कहीं ना कहीं एक साजिश थी। मगर आज जब अपीलिएट कोर्ट से जजमेंट आता है तो एक बात स्पष्ट होता है कि दिस वाज नॉट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, दिस इज अ ब्लो ऑन द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है। ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है कोर्ट के माध्यम से। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, यह लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। मोदी सरकार विपक्ष का मुंह बंद करने पर आमादा है। जो बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। देखिए, ये आज मेरे ख्याल में इस मुल्क की जमहूरियत के लिए काला दिन है। जब हम इस मुल्क को कहते हैं सबसे बड़ी जमहूरियत है हिंदुस्तान, और यहाँ का अपोजिशन लीडर उसके साथ इस किस्म का सलूक किया जाए, हमें लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुल्क को बनाना, रिपब्लिक बनाना चाहती है। वो यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म करके वो अपने एजेंडे पे इस मुल्क को चलाना चाहती है। वो जो जमहूरियत है, जमहूरियत को दरकिनार करके ख़त्म करके यहाँ एक ही जमात का काम जो है निज़ाम बनाना चाहती है, यानी बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो आपने देखा कि केजरीवाल जी को बुलाया गया, उसके बाद जो मनीष सिसोदिया हो या कविता हो या बाकी जितने भी लोग हैं जो जेलों में ईडी के वजह से
सीबीआई की वजह से या तो जेलों में ऑलरेडी बंद है या बंद होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो आज जजमेंट है, ये पूरी जो अपोजिशन है उसको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप यू फॉल इन लाइन, अदरवाइज आप सबको जेल के अंदर बंद कर देंगे। अगर आज सूरत की कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल जाती, उनकी सजा पर रोक लग जाती, तो कांग्रेस इसे राहुल गांधी की बड़ी जीत के रूप में प्रोजेक्ट करती। कर्नाटक के चुनाव में इसे मोदी की हार बताया जाता। हालांकि आज जो फैसला हुआ वो कोर्ट का फैसला है, इसका राजनीति से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से इस फैसले का सियासी इस्तेमाल किया गया। बीजेपी ने कहा कि आज देश का पिछड़ा वर्ग खुशी मना रहा है और महबूबा मुफ्ती ने कहा ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। बीजेपी ने कहा यह गांधी परिवार के अहंकार पर चोट है, तो कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी खामोश नहीं बैठेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि फैसला चाहे जो भी हो, इसका इस्तेमाल हर पक्ष राजनीतिक मकसद के लिए करेगा और दोनों तरफ से जमकर किया जाएगा। आज गुजरात से एक और बड़ी खबर आई जिसका इस्तेमाल भी राजनीति के लिए होगा। 2002 के नरोदा गांव दंगे के केस में आज अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने सभी 86 आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया। नरोदा गांव में जो दंगे हुए थे 2002 में, उनमें 11 लोगों की मौत हुई थी। इस केस में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी, विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल और बाबू बजरंगी समेत 86 आरोपी थे। केस की सुनवाई 14 साल से चल रही थी। इस दौरान 18 आरोपियों की मौत हो गई। कुल 68 आरोपी बचे थे और आज अदालत ने सभी 68 आरोपियों को बरी कर दिया। 68 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में कहा कि कोई बयान अपने गवाह से नहीं मुकरा, लेकिन कोर्ट ने गवाहों के बयान को यकीन करने लायक नहीं माना क्योंकि उनकी बातों को साबित करने लायक सबूत नहीं थे। इसीलिए अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस केस के अंदर कुल 86 आरोपी थे और सबको निर्दोष ठहरा के छोड़ दिया है, बरी कर दिया है। 86 के सामने में 82 आरोपी के और से मैं रिप्रेजेंट करता था, जिसके अंदर जयदीप भी आ गए, मायाबेन बाबू भी पर आ गए, सबको बरी कर दिया है। और कोर्ट ने बताया है कि उन लोगों के खिलाफ जो आरोप लगे थे वो सब गलत हैं, वो पुरवार करने में सरकार पक्ष निष्फल गए हैं, इसलिए सबको बरी किया जाता है। इतने सालों बाद ये जजमेंट आई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? यही बताता हूँ कि केस चलाने में माहौल में ऐसा है कि इस केस चलाने में जो न्याय की प्रक्रिया है उसके अंदर जो समय लगता है, उस समय के अंदर ये प्रक्रिया में इतना लंबा विलम्ब हुआ है, लेकिन न्याय देर से मिला लेकिन दुरुस्त से मिला है। हालांकि जो परिवार दंगों से प्रभावित हुए वो कोर्ट के फैसले से नाराज हैं, इसलिए इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हम पीड़ितों की तरफ से जजमेंट की कॉपी आने के बाद इसको डेफिनेटली हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और हम ये मानते हैं कि 11 लोगों की जो हत्या हुई थी, जिन लोगों को जिंदा जला दिया गया था रास्तों पर और उनके घरों के अंदर, और आज हम एक बार फिर से ये सवाल पूछ रहे हैं कि इन 11 लोगों को किसने जिंदा जलाया था, कौन इसके लिए जिम्मेदार था और क्यों आज भी ये पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए तरस रहे हैं और इनको आज भी इंसाफ नहीं मिला। और वो ये एक बार फिर से जो उनको 28 फरवरी 2002 को जो एक फीलिंग थी और उसके बाद जो फीलिंग थी कि इस सरकार में उनको न्याय नहीं मिल सकता और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई थी, इस आशा के साथ कि जो पीड़ितों का विश्वास है वो बना रहेगा और उनको न्याय मिलेगा, लेकिन आज फिर से उसमें एक बार पीड़ितों को कुछ हाथ नहीं लगा है। ये मामला 2002 का है, 21 साल हो चुके। इस मामले की जांच का केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया, जांच को मॉनिटर किया। एसआईटी ने जांच की। केस की सुनवाई 2009 में शुरू हुई। इस मामले में आरोपियों की तरफ से 2017 में अमित शाह ने भी गवाही दी थी। वो उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे। 14 साल के बाद अब कोर्ट का फैसला आया है। अब इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन जब तक ये केस चलेगा तब तक इस पर सियासत होती रहेगी और जब जब बयानबाजी होगी तब तब दंगा पीड़ितों के घाव हरे होंगे।
आज दिन में जब यह खबर आई कि गौतम अडानी शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे हैं, तो महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा हो गई। असल में आज दिन में गौतम अडानी शरद पवार से मिले, 2 घंटे तक उनके साथ रहे। दोनों पुराने मित्र हैं। क्योंकि 2 हफ्ते पहले शरद पवार ने अडानी के खिलाफ जेपीसी की मांग को गलत बताया था, इसलिए अडानी और शरद पवार की मुलाकात के सियासी मतलब भी निकाले गए। सबसे पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने रिएक्ट किया। प्रियंका चतुर्वेदी ने सेबी के चेयरपर्सन को लिखी चिट्ठी को पब्लिक किया। इस चिट्ठी में सेबी से अडानी के खिलाफ जांच का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की गई है। जैसे ही गौतम अडानी शरद पवार के घर से निकले तो संजय राउत शरद पवार के घर पहुंच गए। राउत और पवार के बीच करीब 25 मिनट तक बात हुई, लेकिन क्या बात हुई इस बारे में राउत ने कुछ नहीं बताया। हालांकि एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि जो शरद पवार को जानते हैं उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और जो शरद पवार को नहीं जानते उन्हें बताने से कुछ फायदा नहीं होगा। अडानी साहब की और पवार साहब की दोस्ती है, ये दुनिया जानती है, और वो 25 साल पुरानी है। हम लोग 35-40 साल साहब के साथ रहे हैं, हम साहब को जानते हैं। जब बजाज के घर में अंदरूनी झगड़ा होता है भाई भाई का, तब दोनों भाई ये बोलते हैं कि इसका सेटलमेंट पवार साहब करेंगे, दैट इज मिस्टर पवार। क्योंकि मुझे मालूम है, खाना खाते हैं साथ में, गप मारते हैं साथ में। पवार साहब का पॉलिटिकल एंगल कंपार्टमेंटलाइज्ड रहता है, उनका हर चीज अलग अलग होता है। उनकी और गोपीनाथ मुंडे की भले ही राजनीतिक तूतू में थी, लेकिन जब कामगारों का विषय निकलता था गन्ना काटने वाले कामगारों का, तब शरद पवार और गोपीनाथ मुंडे एक हो जाते थे। दैट इज ब्यूटी ऑफ शरद पवार पॉलिटिक्स। अभी के जैसे पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड नहीं होता है उनमें। कांग्रेस के नेता भी शरद पवार और गौतम अडानी की मुलाकात पर संभल कर बोल रहे हैं। भाई जगताप ने कहा कि मुलाकात में कुछ भी गलत नहीं है। अडानी मुद्दे पर शरद पवार का रुख दूसरी विरोधी पार्टियों से अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि पवार ने सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की है और कांग्रेस जेपीसी की मांग कर रही है। 2 व्यक्ति मिल सकते हैं। पवार साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, देश के वो मंत्री रहे, 60 साल उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राजनीति में निकाली, तो मिलने में क्या है उसमें। जैसे अभी देवेंद्र फडणवीस जी आए थे, हम मिले, हमने एक साथ फोटो भी निकाला। तो ऐसा है कि महाराष्ट्र में खास करके अगर विरोधी है या अगर ऐसा कोई है तो उसको कोई ये इस तरह से नहीं देखना चाहिए, जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इस बात को पालता हूं। और रही बात उनकी व्यक्तिगत, अगर कोई ये मीटिंग होती है तो उसमें कोई आपत्तिजनक ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं आपको, पवार साहब ने ये बात स्पष्ट रूप से कही, इंक्वायरी होनी चाहिए। हम जेपीसी की मांग कर रहे, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उनके द्वारा होना चाहिए। तो इंक्वायरी की मांग तो पवार साहब ने भी की है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि शरद पवार और गौतम अडानी का रिश्ता पुराना है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के रिश्ते अलग अलग फील्ड के लोगों से होते ही हैं, इसलिए अगर अडानी शरद पवार के घर गए तो उसमें गलत क्या है। ऐसी बैठकों को राजनीतिक नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक मुझे मालूम है कि पवार साहब और अडानी जी के अच्छी मैत्री है, ये सब पूरे दुनिया को जग जाहिर है। और मैत्री में उनके वो घर गए या उनके वो घर गए, इसका कोई राजनीतिक अर्थ निकालना किसी ने भी अच्छा नहीं है, मैंने भी अच्छा नहीं है। क्या कुछ राजनीतिक उलटफूट के संकेत हैं ये? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ अडानी जी उनके घर कोई विषय को लेकर आएंगे या उनके घर वो जाएंगे। उनकी मैत्री ये बहुत कार्यक्रम में मैंने देखी है। मेरे घर में भी शादी हुई बेटे की, तो दोनों साथ में आए थे। तो मुझे लगता है उनके मैत्री के कोई मुलाकात को लेकर राजनीतिक सवाल नहीं उठाने चाहिए। आज जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए। ये घटना राजौरी सेक्टर में भीमबर गली और पुंछ के बीच हुई। दोपहर को करीब 3 बजे सेना की एक गाड़ी पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। दहशतगर्दों ने पहले सेना की गाड़ी पर फायरिंग की, इसके बाद गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका। ये ग्रेनेड सेना की गाड़ी के ऑयल टैंक में लगा, जिससे गाड़ी में आग लग गई। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए।
जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। इस वक्त पूरे इलाके में आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस घटना की जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने जवानों की शहादत पर शोक जताया है। मुझे पूरा यकीन है कि सेना की गाड़ी पर हमला करने वाले दहशतगर्द जल्दी पकड़े जाएंगे और हमारी सेना के बहादुर जवान उन्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज शहीद हुए जवानों को इंडिया टीवी के परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।